आज हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट अर्थात मापन में होने वाली त्रुटियों के बारे में और जानेंगे कि व्हाट इज एन एरर, त्रुटि क्या है, एंड टाइप्स ऑफ एरर यानी त्रुटियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रुटि क्या है। तो जब भी हम मापन का कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी छड़ की हमें लंबाई निकालनी है माप करके, या फिर हम कोई सिंपल पेंडुलम का उपयोग करके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रयोग के दौरान या मापने के दौरान हमारे आसपास कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारे द्वारा जो मापी गई वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, जो प्रयोग करके या माप करके हम जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, या हिंदी में कहेंगे प्रेक्षित मान। यानी जो प्रेक्षित मान है या जो मेजर्ड वैल्यू है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू कभी भी इसके इक्वल नहीं आती है। जैसे हमें इसकी लंबाई निकालनी है L, तो जो L की वैल्यू जो हम मापेंगे वो इसकी रियल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, या हम हिंदी में बोलेंगे वास्तविक मान। यानी प्रयोग द्वारा निकाला गया जो मान है, मेजर्ड वैल्यू है, वो हमेशा ट्रू वैल्यू से कुछ डिफर रहेगी, या तो थोड़ी कम होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी। ऐसा हमारे प्रयोग के दौरान जो फैक्टर्स आसपास मौजूद होते हैं उसकी वजह से होता है। हमेशा कोई भी मेजरमेंट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब हमारी मापी गई माप कभी भी ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आती है। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे द्वारा जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। तो इसी अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं त्रुटि। यानी इन एवरी मेजरमेंट देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू, सो दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। यानी मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो कितनी डिफरेंट है इसी से हम एरर का मेजरमेंट करेंगे। यानी हम मेजर्ड वैल्यू को निकालेंगे जो प्रयोग द्वारा हमने निकाली है, और अगर रियल वैल्यू हमें उसकी पता है तो इन दोनों के जो अंतर से हमें एरर यानी कि त्रुटि की वैल्यू मिलेगी। यानी त्रुटि किसके इक्वल होगा? प्रेक्षित माप यानी मेजर्ड वैल्यू और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वास्तविक माप, उसका जो अंतर होगा वो अंतर ही इस एरर या त्रुटि की माप होगी। यहाँ से हम ये भी देख रहे हैं इस फॉर्मूले से, अगर हमारे द्वारा मापी गई माप है जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर मेजर्ड वैल्यू लेस है किससे? ट्रू वैल्यू से। यानी मेजर्ड वैल्यू कम है और ट्रू वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जब ट्रू वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी जो एरर होगी वो कहलाएगी नेगेटिव एरर। और अगर इसका उल्टा हो, प्रेक्षित माप हमारे पास ज़्यादा है और वास्तविक माप कम है, तो ऐसे पोजीशन में जो हमारा रिजल्ट होगा, जो एरर की वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो एरर नेगेटिव होगी, और अगर मेजर्ड वैल्यू रियल वैल्यू से ज़्यादा है तो एरर हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो जो त्रुटि के ये पीछे जो कारण है, जो हमारे आसपास जो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से त्रुटि आती है, तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं, और उन फैक्टर्स के आधार पर हम जो एरर है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो हम देखते हैं कि त्रुटियों के प्रकार कौन कौन से हैं।
तो त्रुटियों के जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण त्रुटि उत्पन्न होती है, उसके आधार पर हम जो एरर्स को जो है 3 तरह से जो है क्लासिफाइड करते हैं। तो जिनमें पहला प्रकार है वो है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर जिसको हम क्रमबद्ध त्रुटियां भी बोलते हैं हिंदी में, क्रमबद्ध त्रुटियां पहला टाइप है एरर का, क्रमबद्ध त्रुटियां। यानी ये इस टाइप की एरर है कि मान लीजिए अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर करें तो या तो हमेशा जो एरर होगी वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी एपरेटस से हमने किसी चीज को मापा और एरर हमारी पॉजिटिव आ रही है और बाद में किसी दूसरी चीज को मापा तो एरर नेगेटिव आ जाए, नहीं। या तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या फिर हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस तरह की एरर को हम कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर। यानी ये जो एरर है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी। एक ही डायरेक्शन का मतलब है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह की एरर आने के पीछे भी कई तरह के कारण होते हैं। तो उन कारणों के आधार पर सिस्टेमेटिक एरर को भी हम आगे वर्गीकृत करते हैं। अब वो है, सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से ही क्लियर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र को बोलते हैं, तो हम इसको कहते हैं यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि यानी ये यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, डिफरेंट टाइप के स्केल्स वगैरह, उनमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरर एरर रहती है। फैक्ट्री से ये बन के आते हैं, वहीं पर कुछ उनमें कमी रह जाती है उन उपकरणों में। तो इस कारण से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे रिजल्ट में भी अंतर आता है। तो हम इनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि यांत्रिक त्रुटि। तो ये एरर कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वर्नियर स्केल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वर्नियर स्केल हमारे पास होती है उसमें सामान्य कंडीशन में अगर ये दोनों स्केल के जीरो, ये ऊपर वाला स्केल जो हम देख रहे हैं, ये ऊपर वाला स्केल है हमारा मेन स्केल और नीचे वाला है वर्नियर स्केल। जब हम मेजरमेंट इससे नहीं करते हैं और इसके ये दोनों जॉ हैं, इन दोनों जॉ को जब हम आपस में मिलाएंगे तो उस समय दोनों स्केल के जीरो ठीक एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस उपकरण से हम मेजरमेंट करेंगे तो एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाले मेन स्केल के जीरो से थोड़ा लेफ्ट में या राइट में रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय रीडिंग शून्य होनी चाहिए, जब इन जॉ के बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया है, उसके बावजूद भी इसमें रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे मेजरमेंट में एरर आएगी। तो जीरो के जो साइन है, जीरो वाला जो मार्क है, वो सीध में नहीं है, तो इस टाइप की एरर को हम बोल देते हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही एक जो है टाइप है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक टाइप क्या हुआ? जीरो एरर। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही एक टाइप है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है स्केल में जो ग्रेजुएशंस होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, वो प्रॉपरली ना हो। सपोज करिए ये हमारे पास जो है थर्मामीटर है और इसको बनाते समय जो इसका जीरो चिन्ह है, ये वाला सबसे नीचे वाला चिन्ह हम देख रहे हैं, जीरो वाला चिन्ह है, वो मान लीजिए जहां पर होना चाहिए वहां से थोड़ा नीचे है, गलती से या मैन्युफैक्चरिंग एरर है। जीरो होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन प्रिंट कहाँ हो गया? नीचे। तो इस तरह से जब हम इस थर्मामीटर से मेजरमेंट करेंगे तो 1 डिग्री का अंतर आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें कि अगर दो लगातार जो डिविजन्स हैं, उनका जो डिविजन्स के बीच 1-1 डिग्री पर ये डिवीजन है, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसका जीरो जहां होना चाहिए वहां से अगर 1 डिग्री नीचे है
तो रियल वैल्यू कितनी होगी 20, लेकिन ये रीड कितना कर रहा है 21। तो इस टाइप की जो एरर होती है हम इसको स्केल एरर बोलते हैं, या ऑफसेट स्केल एरर भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी इस तरह की डिवाइस में अगर जीरो प्रॉपर जगह पर नहीं है, जहां होना चाहिए वहां से थोड़ा ऊपर या नीचे है, तो इस केस में भी जो है एरर आएगी। तो ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही टाइप हुआ। तो दो टाइप हो गए, एक कौन सा हो गया हमारे पास जीरो एरर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में दो स्केल लगी होती हैं और जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे होते हैं उस समय की पोजीशन में दोनों जीरो आमने सामने होने चाहिए दोनों स्केल के। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें एरर आएगी। दूसरा कौन सा हुआ स्केल का एरर, स्केल एरर। इसमें क्या होता है कि जहां पर जीरो जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पर ना होकर थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है, तो हमारे मेजरमेंट में भी अंतर आ जाएगा। तो ये इसको स्केल एरर या ऑफसेट एरर भी बोलते हैं, और ऑफसेट एरर। तो ये जो टाइप है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की कहलाती है। इसका सिस्टमेटिक एरर का जो दूसरा टाइप है वो होता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड और प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं। अगर हम कैलोरी मापी, कैलोरी मीटर जो होता है हीट के मेजरमेंट में हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सॉलिड स्फीयर है और हमें इसकी स्पेसिफिक हीट को मेजर करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये कैलोरी मापी है, इसमें ये जो बर्तन देख रहे हैं तांबे का होता है बर्तन, और इसके अंदर हम किसी लिक्विड को ले लेते हैं और जिस सॉलिड की हमें स्पेसिफिक हीट को मेजर करना है उसको गर्म करके इसके अंदर डाल देते हैं। जो थ्योरी क्या कहती है कैलकुलेशन, कि जो सॉलिड है वो हीट देगा लिक्विड को और ये कैलोरी मीटर को, और ये इसकी हीट को ले लेंगे। जितनी हीट सॉलिड देगा उतनी ही हीट लिक्विड को और कैलोरी मीटर को मिलना चाहिए। दोनों की वैल्यू को इक्वल करके हम स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं। लेकिन रियल केस में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए, सभी जगह यूनिफॉर्म रखने के लिए, ये जो स्टिरर है इसको हम लिक्विड को हिलाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कैलोरी मीटर में जो ऊपर ढक्कन लगा हुआ है इसमें ये होल बना होता है। अब इस होल के माध्यम से क्या होता है, कुछ हीट बाहर निकल जाती है इस तरह से, और जब कुछ हीट बाहर निकल जाएगी तो जितनी हीट इस लिक्विड को मिलनी चाहिए थी उतनी हीट नहीं मिलेगी। परिणाम क्या होगा, हमारे रिजल्ट में एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो प्रोसीजर है या जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है। तो इसको हम कहते हैं अपूर्णता त्रुटि। यानी यहाँ पर हमें रीजन पता है कि एरर का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में जो है लॉस हो रही है, लेकिन हम उसका एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम ये माप पाए कि कितनी हीट बाहर निकल गई एक्स्ट्रा और फिर उसका हम बैलेंस करें रिजल्ट के साथ। तो अगर हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में या प्रोसीजर में कुछ कमी है तो उसकी वजह से भी जो है एरर आती है। तो इसको हम कहते हैं अपूर्णता त्रुटि, अगर हिंदी में बात करें तो। इसके बाद जो अगली त्रुटि आती है वो है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, बाह्य कारणों के कारण एरर। ये बाहरी कारण हो सकते हैं हमारा टेम्परेचर, ताप, दाब, ह्यूमिडिटी या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लें हमारे पास एक स्केल है, मीटर स्केल टाइप की, और ये किसी मेटल से बनी हुई है, और जिस समय इस पर जो ये चिन्ह बनाए गए थे, ग्रेजुएशंस थे जो, वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाए गए थे, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब है कि जब हम इस स्केल का उपयोग
ऐसे कमरे में करें, ऐसी जगह पर करें जहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस स्केल से जो रीडिंग होगी मेजरमेंट करने पे वो बिल्कुल सही सही आएगी। ये मेटल की स्केल बनी हुई है और हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो मेटल्स होती हैं उनमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। अब मान लीजिए हम एक ऐसे लेबोरेटरी में या ऐसे कमरे में हम मेजरमेंट कर रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर सपोज दैट 49 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली जब इस स्केल को हम इस कमरे में या इस जगह लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इस स्केल की लेंथ पहले से थोड़ी सी बढ़ सकती है, बड़ी होगी। तो मतलब ये हुआ कि इनके बीच के जो चिन्ह जो इस पर बने हैं उन चिन्हों के बीच की दूरी भी चेंज हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि अब जब हम इससे मेजरमेंट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो वास्तविक रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चिन्हों के बीच की दूरी एक्सपेंशन की वजह से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, टेम्परेचर के कारण जो है ये अंतर आया। तो ये एक्सटर्नल कॉज है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से भी हमारे रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। या मान लीजिए लैब के अंदर हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो मैग्नेटिज्म से संबंधित है और वहाँ पर आसपास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए तो भी हमारा रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। तो ये सोर्स था एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से ये एरर होती है। और इसके बाद जो चौथा टाइप है इसका वो है पर्सनल एरर। ये पर्सनल एरर उस व्यक्ति के वजह से होती है जो मेजरमेंट कर रहा है। इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए रीडिंग वो सही तरीके से नहीं ले रहा हो। सही तरीके से ना लेने का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्केल है और इससे हम जो है पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पेंसिल के एक किनारे को स्केल के जीरो के ठीक सामने रखा और दूसरे किनारे को हमें रीड करना है। तो ये रीडिंग लेने का सही तरीका ये है कि हमारी आंख की पोजीशन इस तरह की होनी चाहिए कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है यानी दृष्टि रेखा है वो बिल्कुल स्केल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस हिसाब से इसकी जो सही रीडिंग होगी वो कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी गर्दन को लेफ्ट या राइट मूव कर लें तो आप देखेंगे कि अगर इस साइड मूव करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 mm 2 मिलीमीटर ज़्यादा आ रहा है। और अपोजिट साइड में करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कितना तिरछा दिख रहे हैं। जितना ज़्यादा एंगल चेंज होगा देखने का उतना ही फर्क पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी ये आदत ही है कि रीडिंग लेते समय वो सिर्फ थोड़ा सा झुका लेता है, क्योंकि उसकी हैबिट में है तो उतना ही हर बार झुकाएगा, तो परिणाम ये होगा उतनी ही रीडिंग में हमें वृद्धि मिलेगी। सपोज दैट वो इस साइड झुकाता है सिर तो रीडिंग हमें 2 mm ज़्यादा मिल रही है। तो ये जितनी बार मापेगा इसी एंगल पर आँख की पोजीशन को रख के नापेगा तो ये रीडिंग हमेशा हमें ज़्यादा मिलेगी, यानी सिस्टमेटिक हुआ। लेकिन अगर वो लापरवाही कर रहा है, उसकी आदत नहीं है, लेकिन कभी इधर कभी उधर सिर घुमा के रखता है, तो फिर हर बार रीडिंग लेने पर रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तब इस केस में सिस्टमेटिक जो है एरर का एग्जाम्पल नहीं होगा। यानी अगर वो उसकी आदत है कि स्केल से रीड करते समय सिर को झुकाने की, तो वो हमेशा उतना ही सिर उसका झुकेगा, तो उस केस में ये सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल बनेगा। तो ये सिस्टमेटिक एरर यानी पर्सनल एरर हुई। और पर्सनल एरर में कई बार ये भी हो जाता है कि उपकरण जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई एक्सपेरिमेंट में हमें जो हमारा एपरेटस होता है उसको एडजस्टमेंट करना होता है प्रॉपर तरीके से, और अगर उसको उसके बारे में पता नहीं है और ठीक से उसने एडजस्टमेंट नहीं किया तो भी एरर आएगी। जैसे मैग्नेटिज्म से संबंधित हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उपकरण को जनरली हमें नॉर्थ वेस्ट साउथ डायरेक्शन में सेट करना होता है। हमने उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया है तो भी हमारे रिजल्ट में परिणाम में त्रुटि आएगी। तो इस तरह से जो सिस्टमेटिक एरर है उनके 4 कारण हैं। एक इंस्ट्रूमेंट में मैन्युफैक्चरिंग एरर का होना, दूसरा कि हमारी जो
एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक है या प्रोसीजर है वो अधूरे हैं, अपूर्ण है, तो उनकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आती है। तीसरा, एक्सटर्नल कॉज हो सकते हैं जिनकी वजह से सिस्टमेटिक एरर आती है। और इसके अलावा एक पर्सनल एरर है, यानी व्यक्ति की अपनी पर्सनल बाइस है, उनकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आती है। तो सिस्टमेटिक एरर के पीछे ये 4 कारण हैं, और इस तरह से सिस्टमेटिक एरर भी हमारे पास 4 प्रकार की हो गई। तो हम देखेंगे कि एरर का जो दूसरा टाइप है वो है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। जो रैंडम एरर है इसको हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। नाम से क्लियर, ये यादृच्छिक है यानी रैंडम है, यानी इसमें रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। यानी ये जो एरर है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यानी एक ही क्वांटिटी को अगर हम बार बार मापें तो हर बार हमारा रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। कभी त्रुटि ज़्यादा आ सकती है, कभी त्रुटि कम आ सकती है, इसलिए हम कहते हैं इसको रैंडम एरर। ये जो एरर है इसका कोई सर्टेन कारण नहीं होता, ना ही हम इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं। ये प्रयोग के दौरान एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो अचानक किस तरीके से बदलने लगे जिसका हम कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते पहले से। तो ये जो त्रुटि होती है इनका कोई निश्चित रीजन नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें कि मान लीजिए हमारे पास एक बैलेंस है, तराजू है, और इससे हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट करना है। ऑब्जेक्ट को हमने एक पेन में रखा और दूसरे पेन में हमने बांट रखे, वेट्स को रखा, और इसको तोलने के प्रोसेस में मान लीजिए एयर करंट बिलो होने लगे, हवा चलने लगे। अचानक से थोड़ा सा हवा का हल्का सा झोंका आया तो मालूम पड़ा हमारा रिजल्ट प्रभावित हो गया। रिजल्ट लगाया हमने, इसी प्रोसीजर को सेकंड टाइम दोहराया, दूसरी बार चेक किया, तो हो सकता है दूसरी बार चेक करने में जो है एयर का जो प्रेशर है, स्पीड है, वो चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या हवा बंद हो जाए, तो हमें दूसरे तरह के रिजल्ट मिलेंगे। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो अगर पहले ज़्यादा मिल रहा था तो अब कम मिलेगा। डिपेंड करता है कि इसका प्रेशर क्या है। तो इस तरह से ये जो एरर आ रही है ये रैंडम एरर का एग्जाम्पल होगा हमारे पास, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि किस समय क्या पोजीशन होगी। तो इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई वायर है और हमें उसका डायमीटर निकालना है, और इस वायर में कुछ इरेगुलरिटीज हैं, यानी कहीं पर वायर थोड़ा मोटा हो रहा है, कहीं पे हल्का सा पतला हो गया, तो ऐसी पोजीशन में जब हम इसको अलग अलग जगह मेजरमेंट करेंगे इसके डायमीटर को, तो अलग अलग आएगा। क्योंकि इसमें तो हल्की सी इरेगुलरिटीज सब जगह हैं जो सामान्य रूप से आंख से देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसको माइक्रोमीटर, स्क्रू या पेच मापी से मेजर करेंगे तो अंतर हमें दिख जाता है। तो कभी हम यहाँ मेजर करते हैं, कभी यहाँ मेजर करते हैं, यहाँ मेजर करते हैं, तो हर बार हमारे पास रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो ये रैंडम एरर है, और इसके कारण है कुछ भी हो सकते हैं जिनका पहले से पता नहीं होता, ना ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और एक तीसरा जो टाइप है एरर का वो है हमारी ग्रॉस एरर। ये ग्रॉस एरर एक्चुअली ये ब्लंडर होते हैं, या हम इसको मिस्टेक कहेंगे। ये जो है ऑब्जर्वर है या जो इंसान मेजरमेंट कर रहा है, ये उसकी लापरवाही के कारण होती है। तो इसलिए हम इस एरर का रिमूवल भी नहीं कर सकते हैं। ये एरर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो रीडिंग्स हैं वो उसको सही तरीके से ना ले। जो हमने पिछला एग्जाम्पल बताया था पैरालैक्स वाला, जिसमें गर्दन कभी वो लेफ्ट में कभी राइट में कर ले लापरवाही की वजह से, तो हर बार रीडिंग अलग अलग आएगी। तो वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा कि हमारे पास वो रीडिंग लिखने में गलती करे। मान लीजिए जब स्केल से रीडिंग पढ़ रहा है 2.14 सेंटीमीटर, और नोट करते समय 2.41 लिख दे, ये भी लापरवाही है। यानी रीडिंग को पहली बात तो गलत तरीके से ले सकता है, और अगर सही तरीके से भी लिया है तो लिखने में गलती कर सकता है। तो ये ब्लंडर्स हैं, एक तरह से मिस्टेक है। इसी वजह से कई लोग इसको जो है त्रुटियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो बेसिक रूप से एरर हमारे पास दो तरह की है,
सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, मेन ये दो ही प्रकार होते हैं। ग्रॉस एरर कुछ लोग इसको श्रेणी में रखते हैं और कुछ लोग इसको एरर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ये दो जो मेन एरर हैं, सिस्टमेटिक और रैंडम, अगर हम इनको देखें कि इनमें डिफरेंस को एक चार्ट के फॉर्म में हम देखते हैं तो इनके डिफरेंस समझ में आएंगे। तो जैसे सिस्टमेटिक एरर में हमने कहा इट अकर्स ड्यू टू नॉन सोर्सेस। तो सिस्टमेटिक एरर जिन कारणों से होती है वो कारण हमें पता होते हैं, हम प्रयोग के दौरान पता कर सकते हैं किस वजह से ये हो रहे हैं। लेकिन रैंडम एरर में जो कॉज है वो अननोन है, पहले से नहीं पता होता, ना ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो है ये किस वजह से हो रहा है। दूसरा जो डिफरेंस है, सिस्टमेटिक एरर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। लेकिन इसके विपरीत जो रैंडम एरर है वो बोथ द डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में होती है। यानी हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर करेंगे, अगर वहाँ रैंडम एरर होगी तो कभी एरर पॉजिटिव होगी, कभी एरर नेगेटिव आएगी। तीसरा जो डिफरेंस है, जो सिस्टमेटिक एरर है, उसके कारण जो रिजल्ट होता है हमेशा सेम रहता है। यानी अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम 10 बार मेजर करें, उसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी कंडीशन में जो हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया है, ऐसे हम बार बार मेजर करेंगे तो हर बार रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जबकि अगर रैंडम एरर है वहां पर, तो हर बार हमारा रिजल्ट अलग अलग आएगा। हो सकता है हमने 10 बार मेजर करें तो 10 बार में हो सकता है 2 बार या 3 बार सेम आ जाए और बाकी टाइम में अलग आए। एक दो वैल्यू हमारी रिपीट हो सकती है, वो एक अलग रीजन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि रिपीट होगी। हो सकता है हर बार आपकी अलग अलग आए, या हो सकता है कि 20 बार किया, 2 बार वैल्यू सेम आ गई, अगले 3 बार सेम आ गई, फिर अलग अलग आ गई, कैसा भी पॉसिबल है। जो फोर्थ डिफरेंस है, जो सिस्टमेटिक एरर है, ये रिप्रोड्यूसिबल है। जैसे अभी बताया कि जितनी एरर फर्स्ट टाइम में आएगी उतनी एरर सेकंड टाइम में भी आएगी, और एरर का हम अनुमान भी लगा सकते हैं ये किस वजह से आई है, ये प्रिडिक्टेबल है। लेकिन रैंडम एरर है वो नॉन रिप्रोड्यूसिबल है, यानी हम इसको फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगली बार जब हम रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को तो एरर की वैल्यू दूसरी आएगी, और इसका अनुमान तो हम बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर का रिमूवल अगर करना है, हम इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं एरर को। हम कुछ तरीके इस्तेमाल करके एरर में कमी ला सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर हो रही है, तो उसको कम करने के लिए हम एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं जिसमें डिफेक्ट वगैरह ना हो और सही से काम करे। अगर हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में कमी है तो हम उस कमी को सुधार करके एरर को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सोर्सेस इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का, प्रेशर का, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को ऐसी जगह पर करें कि जहां पर ये एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इफेक्ट ना कर सके, और अगर कर रही है तो उनसे कितना फर्क पड़ रहा है वो करेक्शन हम लगा सकते हैं। और पर्सनल एरर को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम जो पर्सनल वॉइस है जितना संभव हो सके उनको उतना रिमूव कर लेंगे, तो ये एरर काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन रैंडम एरर के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है। रैंडम एरर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि हम जो है रीडिंग को कई बार लें, यानी सेम एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करें, और जितनी भी वैल्यू हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएंगी उन सब का हम मीन, यानी अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य निकाल लें। तो जो औसत वैल्यू है, जो समांतर माध्य आएगा, वही हम वही वही हम उसकी वैल्यू मानेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, और जो वो वैल्यू रियल वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक होगी, यानी एरर कम होगी। और लास्ट डिफरेंस है कि सिस्टमेटिक एरर अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में आ रही है तो सिस्टमेटिक एरर की वजह से जो हमारा रिजल्ट होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, हो जाता है, यानी एक्यूरेसी कम हो जाती है। यहाँ एक्यूरेसी का मतलब है कि एरर जितनी ज़्यादा है, यानी हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो रियल वैल्यू के जितने ज़्यादा नज़दीक होगी, यानी एरर जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर बढ़ेगी तो एक्यूरेसी कम होगी। लेकिन रैंडम एरर का जो संबंध होता है वो प्रिसीजन से होता है, यानी रैंडम एरर जितनी ज़्यादा होगी या रैंडम एरर की वजह से
जो हमारा जो परिणाम होता है वो कम प्रिसाइज हो जाता है। तो ये प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हुआ सिस्टेमेटिक और रैंडम एरर का अंतर। और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक अलग टाइप की एरर जिसको हम कहते हैं परमिसिबल एरर। उसको इस एरर की कैटेगरी के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो परमिसिबल एरर है वो सिस्टमेटिक एरर के साथ भी जुड़ी होती है और रैंडम एरर के साथ भी जुड़ी होती है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन में उसको हम अलग काउंट नहीं करते हैं। तो एरर मुख्यतः दो ही तरह की हैं, एक सिस्टमेटिक और दूसरी रैंडम। ठीक है। तीसरा जो ग्रॉस एरर है, इसको कभी कभार कुछ लोग एरर की श्रेणी में मान लेते हैं, तो हमने भी तीसरा टाइप उसको ग्रॉस एरर के रूप में ले लिया है। और परमिसिबल एरर क्या है, जिसको हम लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में।